So, hello students, welcome back. Welcome back to another video from Growing Together with Shirish. और आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि CSIR में पूछे जा सकते हैं. अगेन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं CSIR के पेपर में, आपके अपकमिंग जुलाई के पेपर में. ठीक है. अब मैंने आपको एक लिंक दिया है, लिंक टू CSIR ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स ऑथेंटिक सोर्स. देखिए CSIR का जो पेपर है उसके अगर आप PYQs कर लेते हैं, ठीक है, इफ यू डू PYQs, जस्ट अ मिनट, PYQs अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा. ठीक है, तो ये लिंक मैंने आपको दे रखा है, प्लीज इस लिंक पे जाइए, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. एंड वंस यू सॉल्व, मेरे ख्याल से अगर आप 2026 का देख रहे हैं तो 2000 एटलीस्ट 20 से 15 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2020 से 2025 के जून एंड दिसंबर के अगर आप पेपर्स एक बार देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी. ठीक है? तो ये आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सॉरी, तो अगर आप इतना कर लेते हैं, मैं क्या फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप जून 2020 से लेकर और 2025 तक के पेपर्स कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है आपको कोई प्रॉब्लम होगी. ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे. देखिए, आज के इंडेक्स पहले हम देख लेते हैं. हम आज एंजाइम्स कवर करेंगे. ठीक है, एंजाइम्स का टॉपिक कवर करेंगे. आज हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कवर करेंगे थोड़ा बहुत. आज हम एंजाइम रेगुलेशन कवर करेंगे और आज हम फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शंस कवर करेंगे. ठीक है, तो मैंने क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से डाला है कि कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल हैं, कुछ कंसेप्चुअल हैं, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, कुछ फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्लस कंसेप्चुअल हैं और कुछ फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल है. ठीक है, तो प्योर कैटेगरीज आज आपको नहीं मिलेंगे, आज आपको यही वाली कैटेगरीज मिलेंगी जिसमें कि मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, आगे चलते हैं. ओके, तो ये अगेन पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. इसमें अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो आपको नहीं पता है. ये किताब से उठाया गया है, किताब का नाम है लेनिंजर. लेनिंजर की किताब से ये उठाया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट एंजाइम. फास्टेस्ट एंजाइम उनमें से कौन सा है. ठीक है, अब देखिए, सॉरी, कि ये अगेन पार्ट बी में या पार्ट सी में पूछा जा सकता है. ठीक है, अब अब ये सवाल डालने का मतलब क्या है. ये सवाल डालने के दो मतलब है. पहली बात तो ये है कि सपोज आपको पहले ही सवाल नहीं आता है तो आप क्या अपनाएंगे. पहले भी मैंने बताया था, स्ट्रेटेजीज में भी आप स्किप करेंगे अगर आपको ये सवाल नहीं आता, क्योंकि अगेन +4 -1 की मार्किंग होती है या +2 और -0.25 की मार्किंग होती है. तो आप रिस्क नहीं लेंगे until unless you are sure with the questions. ठीक है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप स्किप करेंगे. खैर, इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूं. आंसर इसका है सी. ठीक है, इसका आंसर सी है. तो ये आप समझ लीजिए. एंड देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ये जो एक क्वेश्चन है दैट इज मैंने आपकी लेनिंजर की किताब से उठाया है, टेबल 6.5 से उठाया है.
अब ये कुछ एंजाइम्स हैं जिनके कुछ ये वैल्यूज हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो अब ये हर चीज तो आप याद नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि हर चीज आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट्स ओके। अगर आपको ये चीज ठीक लगती है, याद करने का ठीक है तो याद कर लीजिए, नहीं है तो कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैंने पूछा है, पूछा जा सकता है अगेन। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दीज आर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। ओके ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट्स अ स्टार क्वेश्चन। An enzyme catalyzes a reaction by utilizing the binding energy, okay, derived from multiple weak interactions. Which one of the following statement best explains the catalytic advantage of binding energy? ठीक है, 2 मिनट इस क्वेश्चन को समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं इस पे। ठीक है, आपको और टाइम चाहिए तो आप और ले लीजिए टाइम, उसकी कोई इशू नहीं है, बट हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाए, ये तो ज्यादा लॉजिकल बात लगती है नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं गलत हो गया आपका। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इज यूटिलाइज्ड प्राइमरी फॉर स्टेबलाइजिंग द एंजाइम सबस्ट्रेट ग्राउंड स्टेट। ओके, यहां पे ये बात गलत हो गई। ठीक है, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कंपनसेट्स फॉर एंट्रोपी लॉस एंड प्रेफरेंशियली स्टेबलाइजेस द ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, ये कुछ बात ठीक लग रही है, बात मानी जा सकती है। बाइंडिंग एनर्जी चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात भी गलत लग रही है। ठीक है, तो आंसर इसका सी ही होना चाहिए। ठीक है, आंसर सी है। अब इस कंसेप्ट को भी समझ लीजिए। देखिए, ये क्या कह रहा है, रोल ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन कैटालिसिस टू लोअर द activation energy of a reaction, the system must acquire an amount of energy equivalent to the amount of delta G which is lowered. Much of this energy comes from the binding energy contributed by the formation of weak non-covalent interactions between substrate and enzyme in a transition state. ठीक है, important कॉन्सेप्ट है जिसपे अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है सवाल, पूछा जा सकता है। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, तो इसको भी आराम से आप लोग करेंगे। इट्स अ वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पहले इसे 5 मिनट पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए। ठीक है, कम से कम 2 मिनट तो दीजिए इस क्वेश्चन को, 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट ही सही। 2 मिनट दीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, साथ में करते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली टेस्टिंग योर न्यूमेरिकल प्लस कंसेप्ट। ठीक है, दोनों चीजें चेक कर रहा है, ये देख रहा है कि आपका न्यूमेरिकल कितना अच्छा है और आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है एंजाइम follows Michaelis Menten kinetics. ठीक है, the reaction velocity at a particular substrate concentration is
found to be 1/10 of the maximal velocity Vmax. Okay, so suppose V at a particular instance is 1/10 of Vmax is observed to be 0.23 is equals to 1/10 of Vmax. ठीक है? Okay. At this substrate concentration, the concentration of the free enzyme is E is कितना दे रखा है 0.22 micromolar and the concentration of the enzyme substrate complex is 0.24 micromolar. Okay, assuming steady state conditions, calculate the catalytic constant. ओके, कैटालिटिक कांस्टेंट क्या है वो भी उसने बता रखा है कि के कैट है। ठीक है, तो के कैट कैटालिटिक कांस्टेंट का तो अब ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो बहुत आसान सा हो जाता है, इसमें ज्यादा कुछ अब रह नहीं गया है। ठीक है, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको आपकी उसके लिए सहूलियत के लिए। तो वी मैक्स बाय ई टोटल का आपका जो वी मैक्स अभी मैंने निकाला कितना 2.3, ई टोटल कितना है ई फ्री प्लस ई एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 2.3 अपॉन ई फ्री कितना है आपका 0.22 प्लस 0.24। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0.46। एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो इंजाइम है वो भी आपका माइक्रोमोलर में है और जो वी मैक्स आपको दे रखा है वो भी आपको माइक्रोमोलर और मिनट में ही दे रखा है। तो इसलिए यूनिट का टेंशन नहीं है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही होगा कि मैं इसको ऐसे लिखूं 2.3 माइक्रोमोलर पर मिनट अपॉन 0.22 माइक्रोमोलर प्लस 0.24 माइक्रोमोलर। इस तरह के सवाल आपने बीएससी एमएससी में या आपने बीटेक में जरूर किए होंगे। एमटेक में भी कभी कभार ये सवाल कराए जाते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स में इस तरह के सवाल थोड़े से कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा आपके लिए एक सवाल हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, बस इसमें मिनट इनवर्स की आपकी यूनिट आ जाएगी और ये आप कर देंगे, ये 5 आपको आ जाए 5 मिनट इनवर्स। ये आप के कैट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको पूछा था तो ये आपने निकाल दिया। ठीक है, सही तरीका हमेशा याद रखिएगा यही है। ठीक है, दिस इज द राइट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हालांकि सही तरीका ज्यादा ये भी नहीं है, बट ठीक है, तो इतना आपको याद रखना। यूनिट सेम थी इसलिए मैंने ये खेल कर लिया, वरना यूनिट गड़बड़ होती, एक माइक्रोमोलर में होता एक मिलीमोलर में होता तो आप फंस जाते। तो प्लीज यूनिट्स का ध्यान रखेंगे एग्जाम में। सेम यूनिट्स है तो फिर भी ठीक है, और बेसिक कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे। बस इस सवाल में कुछ नहीं था। ठीक है, अगेन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकता है। इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चंस बनने चाहिए और आने चाहिए। ठीक है, आपको आने चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, आगे चलो। तो अगेन ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, एंड आई होप कि आप लोग इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो वी मैक्स है तो वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव में आपका वी मैक्स चेंज हो रहा है और आपका केएम भी चेंज हो रहा है, और मिक्स्ड में भी आपके साथ यही हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपका वी मैक्स चेंज नहीं हो रहा है,
ई मैक्स वी मैक्स ही है, और अल्फा ए एम से आपका के एम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अनकॉम्पिटिटिव में और मिक्स्ड में आपके ये सिचुएशंस हैं, ठीक है। एक चीज को नोटिस करेंगे, देखिए ईएस कॉम्प्लेक्स जब कॉम्पिटिटिव में है तो देखिए ई एस बन रहा है और ई बी बन रहा है, इसीलिए हम कहते हैं इस केस में कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो हम इस इनिबिशन से थोड़ा सा हम बच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा एंजाइम ज्यादा सबस्ट्रेट के साइड बाइंड होगा तो इनिबिटर के लिए साइट बचेगी ही नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। इस कॉम इस इनिबिशन में इनिबिटर जो है वो ई से डायरेक्टली बाइंड करता है और ई आई कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी बढ़ा देंगे तब भी हमारी जो इनिबिशन है उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो इनिबिटर होता है अनकॉम्पिटिटिव में वो ई से बाइंड नहीं करता है, ई एस से बाइंड करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी तरह से जो मिक्स्ड इनिबिशन होता है, देखिए उसमें क्या है, ई जो है एंजाइम जो है वो इनिबिटर से भी बाइंड कर सकता है, एंजाइम जो है वो इनिबिटर जो है वो ईएफ कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर सकता है। तो ये आपका और भी ज्यादा एक एडवांस लेवल का इनिबिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हम्म, मैं इसीलिए लाया हूँ आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए सुसाइडल जो इनएक्टिवेटर्स हैं, सुसाइडल इनएक्टिवेटर्स की बात हो रही है यहाँ पे, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। व्हाई इज इट फॉल्स? क्योंकि a special class of irreversible inhibitors is the suicidal inactivators. These compounds are relatively unreactive until they bind to the active site of a specific enzyme. A suicide inhibitor undergoes the first few chemical steps of a normal enzymatic reaction, but instead of being transformed into a normal product, the inactivator is converted into a very reactive compound that combines irreversibly with the enzyme, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज मैकेनिज्म बेस्ड इनएक्टिवेटर्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, रिवर्सिबल कह रहा है, इरिवर्सिबल कह रहा है, किस तरह से कह रहा है ये पढ़ेंगे। आगे चल, तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ जो काइमोट्रिप्सिन है, स्ट्रक्चर ऑफ जो काइमोट्रिप्सिन है, ये अब इस पे सवाल भी बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। ये भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ही लगा मुझे तो ये इम्पोर्टेंट ही लग रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें देखिए एक ए चेन है छोटी सी, उसके बाद एक बी चेन है, उसके बाद एक सी चेन है, ठीक है, ये सी चेन है, ठीक है। कहाँ कहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और की एक्टिव, देखिए की एक्टिव साइट्स में कौन कौन से रेजिड्यूज है, सेरीन है, हिस्टिडीन है और एस्पार्टेट है, आर इन रेड, सेरीन, हिस्टिडीन, एस्पार्ट, सेरीन, हिस्टिडीन और एस्पार्टेट, ये की रेजिड्यूज है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, आई वुड स्टार मार्केट, ठीक है। पढ़ लीजिए, आप ही को फायदा होगा, आप ही के लिए बनाए गए हैं, बड़ी मेहनत से बनाया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अभी तक की चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब जैसे वो पूछ लेगा कि सिरीन 195, हिस्टिडीन 57 एंड एस्पार्टेट 102 आर द की active or the key site residues in chymotrypsin,
तो ठीक बात है। वैसे फैक्ट बेस्ड सवाल वो पूछ सकता है, तो तैयार रहिए। और काइमोट्रिप्सिन जो कि एक काफी कॉमन एंजाइम है, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, लेकिन इस सवाल का जो आंसर है वो बहुत सिंपल है। अगर आपको एलोस्टेरिक रेगुलेशन समझ में आता है, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन, एलोस्टेरिक रेगुलेशन, तो आपके लिए सवाल कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। इससे आपको दो चीजें पता चल रही हैं क्वेश्चन में ही। aspartate transcarbamylase ATKase is a key regulatory enzyme in pyrimidine biosynthesis। तो ये भी एक फैक्ट है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आपके फायदे के लिए इस क्लासिक एग्जांपल ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सब यूनिट्स। इसमें के लिए मोस्ट लाइकली आपको स्टेटमेंट पूछा गया है एटीकेस से। ठीक है, तो the active side and the regulatory side are identical, leading to Michaelis Menten kinetics। गलत बात बोल रहा है, क्यों? क्योंकि एलोस्टेरिक जो एंजाइम्स होते हैं वो ज्यादातर काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, the binding of the substrate to one subunit can influence the catalytic activity of another subunit। ये बात ठीक लग रही है एलोस्टेरिक एंजाइम्स को लेकर, ये बात हम बता सकते हैं, हमने पढ़ी भी है, हमें पता भी है। ओके, the enzyme exhibit hyperbolic substrate saturation kind due to independent catalytic sites। ये कोई बात सेंस नहीं बना रही। इंडिपेंडेंट कैटालिटिक साइट्स क्या होती है? कोई मतलब भी बन रहा है इनका? नहीं। The enzyme functions only as a monomer to ensure rapid catalytic turnover। नहीं, जब उसने कह रखा है कि एलोस्टेटिक एंजाइम है कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सब यूनिट्स, तो मोनोमर कैसे हो सकता है? तो ये भी गलत बात हो गई। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के सवाल जो आपके सी सेक्शन में आते हैं, जो थोड़ा सा आपको परेशान करते हैं, जो आप कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री बहुत टफ है, बायोकेमिस्ट्री बहुत टफ। यकीनन टफ है, मैं इसमें झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ कि मैं कह दूं कि नहीं सब्जेक्ट बहुत आसान है। सब्जेक्ट टफ है, डेफिनेटली टफ है। पर अगर आपको एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है, एक अच्छा प्रोफेसर बनना है, अगर आपको एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है, एक अच्छा प्रोफेसर बनना है, तो आपको जो है वो बायोकेमिस्ट्री का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो काम की बात यह है कि पहली बात तो एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज एक की रेगुलेटरी एंजाइम है पिरामिडिन बायोसिंथेसिस के लिए। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। चूंकि ये एक एलोस्टेटिक एंजाइम है, तो सबस्ट्रेट ऑफ वन सब यूनिट कैन इन्फ्लुएंस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ अनदर सब यूनिट। ये भी स्टेटमेंट भी ठीक हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। तो यही है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एलोस्टेटिक एंजाइम्स आर टिपिकली लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन नॉन एलोस्टेटिक। ठीक है, which catalyzes the synthesis of nucleotides। ठीक है, ओके, हाँ। तो यही कुछ बातें हैं जो, देखिए, ये कुछ कोवलेंट मॉडिफिकेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपको 100% पता होंगे, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट स्टिल आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि फॉस्फोराइलेशन आपका टायरोसिन सेरीन थ्योरेनिन और हिस्टडीन पे होता है। एडेनाइलेशन आपका ज्यादातर टायरोसिन पे होता है। एसिटाइलेशन आपका एल लाइसिन पे होता है, अल्फा अमीनो। ठीक है, अमीनो टर्मिनस पे। मिस्टोराइलेशन आपका अल्फा अमीनो में होता है। यूबिक्विटिनाइलेशन भी लाइसिन पे होता है। ठीक है, और यूबिक्विटिनाइलेशन भी दो तरह के होते हैं। देखिए, यूबिक्विटिनाइलेशन भी दो तरह के होते हैं। जब मोनो यूबिक्विटिनाइलेशन होता है, तो वो ज्यादातर की रेगुलेटरी स्टेप होता है, और वो प्रोटीन्स को डिग्रेड नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटीन्स को डिग्रेड नहीं करता है। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में कभी किसी ने पूछ बैठा कि लाइसिन पे यूबिक्विटिनाइलेशन हमेशा जो है प्रोटीन को डिग्रेड करता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन पॉली यूबिक्विटिनाइलेशन के केस में ऐसा होता है कि
प्रोटीन डिग्रेडेशन की तरफ भागता है। प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग वापस से रिवाइज करेंगे जब नए उससे पढ़ेंगे, नए सेशन से पढ़ेंगे तो हम लोग इस चीज को भी आगे कंटिन्यू समझेंगे। तो प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है। ओके, आगे चलते हैं। अब एडीपी राइबोसिलेशन किस किस पे होता है? आर्जिनिन पे हो गया आपका, ठीक है, ग्लूटामेट पे हो गया, ग्लूटामीन पे हो गया, सॉरी सिस्टीन पे हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका मिथाइलेशन आपका इस पे हो गया, ग्लूटामेट पे हो गया, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन। क्लॉटिंग से सवाल पूछा जाना चाहिए, पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है तो आगे पूछा जाएगा, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और अभी तक हमने केवल 33% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट माय व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स, माय मेंटीज, ठीक है, आप कुछ भी हो, आप हो सकता है केवल ऐसी जानकारी के लिए मेरा वीडियो देख रहे हो, आप हो सकता है मुझसे सीखने के लिए मेरा वीडियो देख रहे हो, या हो सकता है मुझसे मेंटरशिप लेने के लिए मेरा वीडियो देख रहे हो, आप जो भी हो, पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आप इतने टाइम तक बने रहे। और दूसरी बात ये है कि आई वांट यू टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट इंफॉर्मेशन। तो प्रोटीन इज अ डाइमर ऑफ हेटेरोमर्स विद 3 डिफरेंट बट इवोल्यूशनरी रिलेटेड सब यूनिट्स, ठीक है। थ्रोम्बिन इज अ सिस्टीन प्रोटीज। Tissue factor, which is the factor involved with synthetic pathways normally present in the bloodstream, and thromboxanes play no role in blood flow. थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। मैं आपको 5-10 मिनट का टाइम, 5-10 मिनट, सॉरी ज्यादा बोल दिया, मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम और देता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं, अब आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर है ए, ठीक है। क्यों ए है? क्योंकि थ्रोम्बिन सीरीन प्रोटीज है, पहली बात तो ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो गया। ऐसे ही पकड़ता है एग्जामिनर, बेसिक सी चीजें पूछेगा लेकिन पूछेगा। टिश्यू फैक्टर विच इज अ फैक्टर इन्वॉल्व इन द एक्सटेंसिव पाथवे, यहाँ तक स्टेटमेंट सही है। इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम, ये स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ से, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन्स, नाम से ही थ्रोम्बोक्सिन्स है भाई, तो नो रोल तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं, आंसर इसका ए है, देखिए। द soluble protein fibrinogen consists of two complex alpha, beta and gamma, and देखिए fibrinogen is a dimer of heterotrimers alpha beta, alpha 2 beta 2 gamma 2 with 3 different but evolutionary related types of subunits। पहली स्टेटमेंट आपकी आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्टिवेशन, देखिए activation leads to the anionic presentation of anionic phospholipids on the surface of each platelet and release signaling molecules such as thromboxanes that help the stimulate the activation of additional platelets. The activated platelets aggregate at the wound forming a loose clot। तो क्लॉटिंग में हेल्प तो करता है थ्रोम्बोक्सिन। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए the second pathway in the tissue factor or the is the tissue factor or extrinsic pathway is the tissue factor. Major component of this pathway is a tissue factor is not present in the bloodstream, not present in the bloodstream, ठीक है। ये अगेन कैस्केड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। पिछले कुछ सालों से पूछा नहीं जा रहा है या पूछा गया होगा तो आप देख लीजिएगा, आता रहता है और आता रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अब आपको पता हो। तो देखिए ये कुछ एंटीकोगुलेंट्स हैं जो आपके काम आते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो
ये कुछ नोट्स मैंने बना रखे हैं, होपफुली आपके काम आएंगे। अब इसमें एक चीज है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो आपको ये समझ में आता है कि वारफेरिन एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। वो बात तो हम सबको पता है। अब वारफेरिन काम क्या करता है, काम क्यों करता है, ये बात इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो देखिए, अगर मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट करूं तो आपको कहानी थोड़ी समझ आएगी। द फैक्टर्स 7, 9 and 10 and prothrombin along with proteins C and S have calcium binding sites that are critical to their function. ठीक है? In each case, the calcium binding sites are formed by the modification of multiple glutamate residues near the amino terminus of each protein to gamma carboxyglutamate residues, abbreviated as GLA. The glutamate to GLA modifications are carried out by the enzymes that depend on the function of fat soluble vitamin K. ठीक है? Bound calcium functions to adhere these proteins to anionic phospholipids that appear on the charged of the activated platelets, effectively localizing the coagulation factors to the areas where the clot is to be formed. Vitamin K antagonists such as warfarin are proven effectively against as antagonists. ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10 प्रोथ्रोम्बिन, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस में कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स है। इन कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स को ठीक से काम करने के लिए चाहिए होता है गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट के रेसिड्यूज, जो बनता है ग्लूटामेट से। इस ग्लूटामेट से गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट बनने के लिए आपको एंजाइम की जरूरत होती है, जो कि डिपेंडेंट करते हैं फैट सोल्युबल विटामिन के लिए, जिनकी डिपेंडेंस होती है विटामिन के फैट सोल्युबल विटामिन के। तो जब आप वारफेरिन का इस्तेमाल करते हैं और विटामिन के की एक्टिविटी को या उसको इनहिबिट करते हैं, तो कोagulation इसकी वजह से रुक जाता है कि जब एसेंशियल कोफैक्टर ही नहीं होगा तो रिएक्शन प्रोड्यूस कैसे होगा, आगे बढ़ेगा कैसे। तो इस तरह से आपका वारफेरिन काम करता है। तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म आज तक पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता, ठीक है। अगेन, आई एम नॉट द क्वेश्चन सेटर, आई एम नॉट द पेपर सेटर। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि यहीं से पूछा जाएगा भैया, ऐसा तो नहीं कह सकता मैं। लेकिन हाँ, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि आज तक ये टॉपिक टच नहीं हुआ है और इतने डीप में कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है। तो अब CSIR का पैटर्न चेंज हो रहा है, चीजें डीप में पूछी जा रही है, तो पूछी जा सकती है। अगेन, पूछी जाएंगी तो अच्छा है, आपका फायदा है। नहीं पूछी जाएंगी तो आपका नुकसान नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी नहीं पूछी जाएंगी, बाद में पूछी जाएंगी। अगर आपको अभी अभी हो सकता है आपको किसी इंटरव्यू में काम आ जाए, कभी DBT ICMR का कोई पेपर दे रहे हो उसमें काम आ जाए, कभी कोई और पेपर दे रहे हो उसमें काम आ जाए, तो नॉलेज तो कभी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब हेपेरिन सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड्स है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंक्रीज करते हैं 83 की एफिनिटी को, जो फैक्टर 10A और थ्रोम्बिन में काम करते हैं। इस वजह से इनएक्टिवेशन कैस्केड में हेल्प करते हैं। तो हेपेरिन्स भी आपको पता है एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, राइट। और वो किस पे काम करते हैं? तो वो 83 पे काम करते हैं। अब उसने पूछ लिया विटामिन के लिए कौन सा है, वारफेरिन है। हेपेरिन किसके लिए? 83 और फॉर फैक्टर 10A थ्रोम्बिन के लिए। एस्पिरिन क्या करता है? एस्पिरिन साइक्लोऑक्सीजनेस को के एंजाइम के प्रोडक्शन को रोकता है, जो कि यूज होते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेस क्या करते हैं? साइक्लोऑक्सीजनेस बेसिकली आपके थ्रोम्बोक्सिन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि थ्रोम्बोक्सोन्स का हम जो है यूज करते हैं कोagulation में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये मैंने साइड में आपको ये मटेरियल भी दे रखा है।
अगेन इसको पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हाईलाइट भी कर रखा है, प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, कंट्रोल ऑफ ब्लड कोगुलेशन, अगेन मैंने कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, जूम करके थोड़ा देख लीजिएगा, हो सकता है दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो आस्क मी फॉर द पीडीएफ एंड द इमेज, आई विल हैप्पीली प्रोवाइड यू। ठीक है, तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा, आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया है। ओके, अब थोड़ी से हम गेयर्स को शिफ्ट कर रहे हैं और अब हम आ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्लांट फिजियोलॉजी। तो जो मेरे दोस्त, जो मेरे साथी, जो मेरे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कहना ठीक नहीं होगा, जो मेरे जूनियर्स मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो शायद एक बात जानते हैं कि आईसीएआर का भी पेपर आ रहा है भैया, 4 जुलाई का। ठीक है, तो उसमें प्लांट में चूंकि कॉमन टॉपिक है, तो मैंने सीएसआई और आईसीएआर का कॉमन टॉपिक एक फोटोसिंथेसिस उठा लिया है। हालांकि लगभग हर एग्जाम में सिलेबस सेम ही रहता है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट हाँ, आईसीएआर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगेन सीएसआईआर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। प्लांट फिजियोलॉजी का आपकी जो सिक्स यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, उसके लिए इम्पोर्टेंट। चलिए, इमर्सन इफेक्ट बताइए, ये किसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देता है? इट्स अ क्लासिक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से फ्रेम किया है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए जेड स्केल के लिए। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। ओके, देखिए, the enhancement effect demonstrated that the efficient electron requires the coordinated action of both photosystems connected in series. This led to the proposal of Z-scheme model in which electrons flow from photosystem second through an electron transport chain to the system one. Very important. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा चीज काम की। ठीक है, ये देखिए, कोई भी चीज इसलिए मत पढ़िए सिर्फ कि आपको रटना है और एग्जाम पास करना है, उसके पीछे का लॉजिक भी समझने की कोशिश करिए। तो ये तो पता है कि enhancement effect is the rate of the photosynthesis when red light and far red light are given together is greater than the sum of the rates when they are given। यानी एक बार आप फार रेड लाइट दें, एक बार आप रेड लाइट दें, तो उनका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कम रहता है अगर अलग अलग देते हैं, लेकिन साथ में जो देते हैं तो उनका एकदम से रेट ऑफ जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ जाता है वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, कि ये जेड स्कीम को प्रमोट करता है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन जेड स्कीम को प्रमोट करता है। ठीक है, ये जेड स्कीम है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कहाँ से प्रोटॉन्स आ रहे हैं, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, वेरी बेसिक, अगेन वेरी बेसिक, लेकिन बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। कौन वीक रिडक्टेंट है, कौन वीक ऑक्सीडेंट है, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, कौन स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है, यू शुड नो दिस। ठीक है, टेबल बना के याद करिए, पता होना चाहिए आपको। सो प्लीज ये देखिए, एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, फोटो सिस्टम 2 पे है, और पूरा आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन को 30 सेकंड पढ़िए, 50 सेकंड पढ़िए, देखिए आपसे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस लैंग्वेज डरावनी है, जैसा कि जो माइंड गेम्स आपके साथ सीएसआईआर खेलता है। ठीक है,
CSIR आपके साथ क्या क्या माइंड गेम्स खेलता है, वो माइंड गेम्स की अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत बेटर परफॉर्म करोगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखकर अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है, ठीक है। चलिए अब 1 मिनट हो गया है। अब आप एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। खुद में ऑनेस्टी रखिए, बाकी तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, नहीं आता है तो सीख लीजिए, और आता है तो खुद में ऑनेस्टी रखिए। ओके, हमसे क्या पूछ रहा है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन किसका पूछ रहा है, ऑफ द थैलेकोइड मेम्ब्रेन इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलते हैं। Photosystem 2 is predominantly localized in the stacked grana regions of the thylakoid membrane, whereas photosystem 1 and ADP synthase are mainly present in the unstacked stromal lamellae. Okay. Cytochrome B6F complexes are uniformly distributed throughout the thylakoid and facilitate electron transport between the two photosystems. ये statement तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। The lateral separation of photosystem 2 and photosystem 1 necessitates transport of electron carriers and protons across considerable membrane distances. ये भी ठीक बात है। And ATP synthesis is localized exclusively in the stacked grana. Stacked grana. For maximum. क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं। डी गलत हो गया तो ऑल स्टेटमेंट गलत, दिस गलत, सही। ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। आगे समझिए। Photosystem 2 is located predominantly in the stacked regions of the thylakoid membrane. पहली स्टेटमेंट आपकी, ठीक है। Photosystem 1 and ADP synthesis are found in the unstacked regions protruding into the stoma. Cytochrome B6F complexes are evenly distributed. This lateral separation of the two photosystems requires the electrons and protons produced by the photosystem 2 be transported a considerable distance before they can be acted by the photosystem 1 and ATP coupling enzyme. आगे चलते हैं। ये आपका पूरा अगेन जेट स्कीम वगैरह है, ये आपका लाइट रिएक्शन है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ है, दिस इज अ बिट रॉन्ग डायग्राम, बट ठीक है, स्टिल मैनेजेबल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। मार्क द ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स आप मेरे साथ मार्क करेंगे। तो क्या है, Pheophytin is a chlorophyll in which central magnesium atom has been replaced by 2 hydrogen. Okay. Hydroquinone is a small non-polar molecule that diffuses readily in the non-polar core of the membrane bilayer. Cytochrome B6F complex contains 2 B-type hemes and 1 C-type heme. C-type cytochromes, the heme is non-covalently attached to the peptide. In B-type, the chemically similar photoheme group is covalently attached, and cytochrome B6F does not contain the risky iron sulfur protein. ठीक है। Again, if you want more time, pause, reflect and answer. बेसिक सा सवाल है, ये बात ठीक है। Pheophytin is a chlorophyll molecule in which the central magnesium atom has been replaced by 2 hydrogen atoms. ठीक है। Hydroquinone is a small non-polar molecule that diffuses readily in the non-polar core of the membrane bilayer. ये बात भी ठीक है। Cytochrome यानी this is true. This is also true. Contain 2 B-type hemes and 1 C-type heme. ये बात भी ठीक है। C-type cytochromes in the heme are non-covalently bound. नहीं, false हो गया। इसका रिवर्स ट्रू होता है। Cytochrome B6 does not contain, नहीं, ये भी false हो गया।
because they do contain, in fact they contain risky iron sulfur प्रोटीन, क्योंकि उसके बिना उनका जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ऐसी को वो स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है, ठीक है। आईसीएआर में भी आपका आ सकता है, डीबीटी में तो आ ही सकता है, और सीएसआईआर के लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और कॉमन टॉपिक्स है, ध्यान से करके जाइए, कुछ ही टॉपिक्स कॉमन होते हैं, कॉमन टॉपिक्स करके जाते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे पी जो सी टाइप है, अब देखिए यहीं पे देख लीजिए कैसे मैंने पता लगाया, देखिए ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऑफ बी एंड सी टाइप्स, द proto-heme group is found in the B type cytochromes, the C type and the C type cytochromes. The heme group is covalently attached to the protein by the thionyl-ester linkage with two cysteine residues in the protein of the proton heme and is non-covalently attached to the protein. ठीक है, और B6F complex, two B type cytochromes, a C type cytochrome and a risky iron sulfur protein, two quinone oxidation reduction sites. सिंपल चीज है लेकिन बार बार कंफ्यूज कर सकते हैं, पूछी जा सकती है। अगेन इंपॉर्टेंट, 23 जन ज़ेगलर की किताब है, प्लांट फिजियोलॉजी की, ठीक है। उसी से ये सवाल बनाया गया है, उसी में ये सब चीजें दे रखी हैं, पढ़ के जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे एग्जाम से पहले। ओके, तो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे मूव कर रहे हैं साइटोक्रोम B6F में, वही आपको दिखाने की कोशिश की गई है। ओके, दोनों चीजों को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, अब बताइए कि 9th सवाल। हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अभी तक का पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हम इसी तरह के और अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। देखिए बीच बीच में कभी कभी जैसे मैंने पहले बताया था कि आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए, मैं आपसे 2 मिनट 2 सेकंड बात कर लेता हूँ। कभी कभी जो है बहुत बिजी हो जाते हैं अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट्स में, तो वीडियोस नहीं बना पाते, ठीक है। लेकिन एज अ क्रिएटर और एज अ मेंटर या एज अ सीनियर, मैं अपने आप को मेंटर अभी कहूंगा भी नहीं, वो सही नहीं रहेगा, बट एज अ सीनियर मैं ये समझता हूँ कि जो नॉलेज मैंने इतने सालों में गेन करी है उसका कुछ परसेंट तो आपके साथ शेयर कर ही सकता हूँ। मेरा एक तरह से दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, और मेरा एक तरह से रुझान भी उस तरफ है, मेरा इंटरेस्ट भी है टीचिंग में। इसीलिए इनफैक्ट मैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई भी कर रहा हूँ, बहुत जगह अप्लाई किया है, काफी जगह से रिजेक्शन भी मिला है, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत जो है अपसेट था। 2-3 जगह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया, नहीं मिला। तो 2-3 जगह पीएचडीज के लिए अप्लाई किया, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, नहीं मिला, ठीक है। अभी सोच रहा हूँ कि आईआईटीज में अप्लाई करूँ ना करूँ, क्योंकि मेरा एमटेक आईआईटी से हो ही चुका है। तो बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं लाइफ में साइड बाय साइड, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है। खैर, बैक टू द क्वेश्चन, मेरी पर्सनल स्टोरी आप कभी बाद में सुन लीजिएगा, लेकिन आप पहले क्वेश्चन समझिए। ओके, तो रिगार्डिंग प्लास्टोसाइनिन आपसे क्या बात की जा रही है? ये आपसे ये बात की जा रही है कि प्लास्टोसाइनिन इज अ स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल soluble copper containing protein located in thylakoid membrane that transfers electron from cytochrome B6F to the complex of the photosystem 1। इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं, ये तो बिल्कुल सही स्टेट। In some cyanobacterial blue-green algae, a C-type cytochrome can be functionally replaced plastocyanide under conditions of low copper availability.
ये भी एक फैक्ट बेस्ड चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। प्लास्टोसियानिन डायरेक्टली ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू फेरिडोक्सिन इन द स्टोमा। ठीक है, ये थोड़ी सी बात गलत लग रही है मुझे। ठीक है, तो प्लास्टोसियानिन डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करता है, वो थ्रू किस तरीके से थ्रू करता है? बताइए, अभी पीछे ही तो डिस्कस किए। प्लास्टोसियानिन डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करता है, तो इसका ये सही होगा कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 3 इज इनकरेक्ट। प्लास्टोसाइनिन कैसे ट्रांसफर करते हैं भाई, देख लीजिए। प्लास्टोसाइनिन is a water soluble copper containing protein that transports electron between the cytochrome B6F and the P700। उसमें क्या दे रखा था, PS2 से, नहीं PS2 से डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करता है। सर्टेन ग्रीन एल्गी में एंड साइनोबैक्टीरिया में सी टाइप साइटोक्रोम होता है जो कि फाइंड किया जाता है इंस्टेड ऑफ प्लास्टोसाइनिन, एंड which of these two proteins is synthesized depends on the amount of copper that is present in the organism। क्या खूबसूरत बात है। ठीक है, अगर कॉपर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो प्लास्टोसाइनिन बनेगा, अगर कंसेंट्रेशन कम है तो प्लास्टोसाइनिन नहीं बनेगा। क्या बात है, मतलब कितना कमाल का कुदरत का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो जो नेचर का जो प्रोडक्शन है, वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना टाइम टेकिंग है एंड कितना स्पेसिफिक है। आप ये देखिए, कॉपर नहीं है सेल में, कॉपर एनवायरमेंट में नहीं है, तो उसने एक ऐसा प्रोटीन बना दिया जो कि वही काम कर रहा है, और उसको हम 80 टाइप ऑफ साइटोक्रोम कह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत, बायोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट अच्छा होता है, मैं किसी सब्जेक्ट को कम ज्यादा नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन मैं एज अ बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी का थोड़ा बहुत फेवर तो करूंगा ही। आराम से बात करेंगे बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के बारे में कभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताया कि प्लास्टोसाइनिन से कैसे मूव कर रहा है, और इसमें P700F कैसे कैसे मूव कर रहा है, A0 A1 FeSX FeSA FeSB फेरिडोक्सिन जा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आपको पता भी होंगी। अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज सम ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या है, वो आप सब ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल आते हैं और आते रहेंगे, पहले भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। ओके, ओके, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 10th भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ सर्टेन C4 प्लांट्स, देखिए कौन से प्लांट की बात हो रही है, C4 प्लांट्स की बात हो रही है। Bundle sheath cells exhibit high rates of cyclic electron flow around the photosystem 1। ये अपने आप में फैक्ट भी है। okay? Consider the following statement regarding the cyclic electron transfer। Cyclic electron flow generates a proton gradient across the thylakoid membrane without the net production of NADPH। क्या ये बात सही है? ओके, ये बात मुझे तो सही लग रही है, आपको भी सही लगनी चाहिए। During cyclic flow of electrons, electron originating from P700 are transferred through ferredoxin and eventually returned to the photosystem 1 via cytochrome B6F complex। इसमें भी कोई बात गड़बड़ नहीं लग रही। Cyclic electron contributes to ATP synthesis without involving water oxidation from photosystem 2। ये बात भी ठीक लग रही है। And because cyclic electron flow bypass photosystem 2, oxygen evolution continues through direct oxidation of plastocyanin। नहीं, ये बात गड़बड़ है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड 4 इज इनकरेक्ट। ओके, तो देखिए साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट एटीपी प्लस नो
बट नो NADPH। ये आपकी पहली स्टेटमेंट ही थी। देखिए, some of the cytochrome B6F complexes are found in the stroma regions of the membrane, whereas photosystem 1 is located. Under certain conditions, cyclic flow of electron flow from the reducing side of the photosystem 1 through the B6F complex and back to the B700 is known to occur. This cyclic electron flow is coupled by the proton pumping into the lumen, which can be utilized for ATP synthesis but does not oxidize water to reduce NADP. Cyclic electron flow is especially important as an ATP source in the bundle sheath cells and some plants that carry out C4 carbon fixation. Simple, Page and Ziegler. क्या? अरे यार Z बन जाओ भाई. Page and Ziegler. Please ignore the above scribbling. पेज एंड जेगलर की किताब से अगेन पूछा गया है, तो पढ़ के आना है और पढ़ते रहिएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. DCMU पैराक्वाइट कहाँ कहाँ काम करते हैं? दिस इज फंडामेंटल बेसिक. ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, आपको याद करना ही होगा. ठीक है, और इनहिबिटर्स पूछे जाते हैं. हालांकि मैंने अपनी क्लास में इनहिबिटर्स बता भी रखे हैं, बट स्टिल मैं फाइनल के कुछ दिनों में, जब आपके लगभग लगभग एक हफ्ता रह जाएगा, 7 डेज पहले, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स करवा दूंगा. आपको उम्मीद मिलेगी और उससे हेल्प मिलेगी. यही, इससे हमारा कुछ फंस जाएगा. ओके, अगेन ये एक आपका CF0 CF1 का कुछ कुछ माइटोकॉन्ड्रियल ATPase की तरह का एक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए. अब इसकी C0 वाली CF0 कहाँ पे है? मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, CF1 स्ट्रोमा में है. तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. देन दीज आर आल्सो वेरी बेसिक क्वेश्चंस, फंडामेंटल क्वेश्चंस. तो इनमें आप ध्यान रखेंगे. देखिए, अगर आप ध्यान रखेंगे और बेसिक में गलती नहीं करेंगे, में नो गलती, तो चांसेस हैं कि आपका JRF निकल जाए. ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके ओके, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, कैरोटेनॉइड्स प्ले नो रोल इन द नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग. नॉन फोटोकेमिकल क्विंचिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, pH of the thylakoid membrane and the state of aggregation of the antenna complexes are important factors in non-photochemical quenching. Xanthine, anthraxanthine, and zeaxanthine are involved in non-photochemical quenching. Identify the incorrect statement. ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, B स्टेटमेंट सही है, C स्टेटमेंट भी सही है, तो ओनली A स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है. करेक्ट इनकरेक्ट जरूर देखेंगे. एग्जाम में करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, प्लीज ये जरूर देखिएगा, जरूर, प्लीज प्लीज प्लीज. करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो जरूर देखना है. कैरोटेनॉइड्स प्ले नो रोल, ऐसा नहीं है. पेज एंड जेगलर की किताब में लिखा हुआ है कि कैरोटेनॉइड्स डज प्ले अ रोल. देखिए, मैं दिखाता हूं आपको. देखिए, ये तो आपको पता ही है. जेंथोफिल्स हैं, जियाजेंथिन है, और इसको पॉज करके आप देख सकते हैं. ठीक है, ओके. रिसेंटली देखिए, रिसेंटली कैरोटेनॉइड्स वर फाउंड टू प्ले अ रोल इन नॉन फोटोकेमिकल quenching, which is the second protective and regulatory mechanism. Non-photochemical quenching is a quenching of chlorophyll fluorescence by the process other than
chemistry. As a result of non-photochemical quenching, a large fraction of excitations in the antenna system caused by intense illuminations are quenched by conversion into heat. Non-photochemical quenching is thought to be involved in protecting photosynthetic machinery against overexcitation and subsequent damage. Subsequent damage में आपके ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं, अगर आपको पता हो तो, जैसे ऑक्साइड आयन, ठीक है, और ऐसा कुछ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स टाइप के कुछ चीजें बनती हैं, ठीक है। ओके, important and important. A tyrosine residue, D1 protein of the PS2 reaction center, functions as an electron carrier between oxygen involving complex and P680. Pheophytin and two plastoquinones are electron carriers between P680 and large cytochrome B6F complex, and plastocyanin is the electron carrier between cytochrome B6F and P700. And electron carriers that accept electrons from P700 are strong reducing agent and include quinine and three membrane-bound iron sulfur proteins known as the bound ferredoxins. The electron flow ends with the reduction of NAD plus to NADPH by membrane-bound ferredoxin NADP reductase. ठीक है, अभी यही डिस्कस हो रहा है, कंटिन्यूएशन में यही डिस्कस होता रहेगा, तो याद रहेंगी चीजें, कनेक्टिविटी बनती रहेगी। ये क्या है? ये क्लोरोफिल का सिंथेसिस का फेस है। देखिए, वैसे एग्जामिनर इससे आज तक नहीं पूछा है कोई भी सवाल, पर पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो क्लोरोफिल के जो प्रिकर्सर अमीनो एसिड है वो क्या है? ग्लूटामिक एसिड। इसमें कौन कौन से स्टेजेस आते हैं? तो एक अमीनो लेब्यूलेनिक एसिड आता है, एक पोरफोबिलिनोजेन आता है, और प्रोटोफायरिन रिंग 9 तो आती ही आती है, ठीक है। और फिर क्लोरोफिल डी ए, और दिस इज द आपका लाइट रिएक्शन और एनएडीपीएच से होता है, ठीक है। ओके, एंड दिस इज हाउ योर क्लोरोफिल ए इज फॉर्म। आप लोग क्या करेंगे? क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और बैक्टीरियोफिल का डायग्राम देखकर आएंगे। इट्स योर होमवर्क, ठीक है। इट्स योर होमवर्क। होमवर्क किसके लिए है? देखो या यू आर नॉट इन क्लास 5th, तो मैं आपका होमवर्क चेक करूंगा और आपको जो है वेरी गुड दूंगा और स्टार दूंगा। होमवर्क आपके खुद के लिए है। अगर आप कनेक्टिविटी में चीजों को पढ़ते रहेंगे, बार बार रिवाइज करते रहेंगे, तो आपका फायदा होगा, ठीक है। तो जब क्लोरोफिल के बारे में पढ़ ही रहे हो तो एक बार BCD क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लो, बैक्टीरियोफिल के बारे में पढ़ लो, हो सकता है कहीं कुछ काम आ जाए। कनेक्टिविटी, CSIR की 13 यूनिट्स कनेक्टेड हैं। जिस दिन इस सत्य को, इस फैक्ट को समझ लोगे और उतार लोगे अपनी तैयारी में, तुम्हारा सिलेक्शन विद रैंक हो जाएगा। ये बात मैं लिख के कह सकता हूँ, विद रैंक, अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब ना हो, जो कि नहीं होती है। देखिए, किस्मत को दोष देना बहुत आसान है, पर मेहनत करना मुश्किल है। किसी का एक आध नंबर से रह रहा है तो उसका अगली बार हो जाएगा, ठीक है। जिसका 15-20 नंबर से रह रहा है उसकी तैयारी में करो, ये बात हकीकत की है। अगर आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, चलिए उसमें लक फैक्टर में मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपका जो कट ऑफ है वो 95 जा रहा है 200 में से, और आपके नंबर आ रहे हैं 70,
तो इसका मतलब आपकी तैयारी में आपने ठीक से तैयारी करी नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। तो क्लोरोफिल बी सी डी के बारे में आप पढ़िए, बैक्टीरियोफिल के बारे में पढ़िए, डायग्राम पूरा रटने की जरूरत नहीं है, कौन सा ग्रुप लगा है वो पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इट्स अ होमवर्क, करके आएंगे आपका फायदा होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इजीएस्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इजीएस्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। ठीक है, तो प्लीज इसको तो सॉल्व कर दीजिए। ट्रेड्स लाइक हर्बिसाइड रेजिस्टेंस शो से यार, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड पैटर्नल मैटरनल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब जो गलती मुझसे हुई, जो आपसे हुई, इनकरेक्ट पेयर ए एंड डी, उछलना नहीं है, यही सिखा रहा था। फंस गए। +4 की जगह -5 तो नहीं आ गए। उत्साहित, उत्साहित नहीं होना। बस यही सिखा रहा था, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। एग्जाम देखा नहीं और बेहोर से कर दिया, पढ़े आगे नहीं। पहले देखो पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है, पहले वो देखो, उसके बाद करो। उत्साहित नहीं होना है एग्जाम में, तो बिल्कुल नहीं होना है, वरना नंबर अपने गंवा के आओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तो सबको पता है, क्लोरोप्लास्ट है, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स है, मैटरनल इनहेरिटेंस है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है। पढ़ के पॉज करके देखना है, देख सकते हैं, आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। ओके, रूबिस्को के बारे में क्या है भाई, रूबिस्को के बारे में क्या करेक्ट करेक्ट पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये मार्क क्या करो, क्या पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, रूबिस्को के बारे में पूछ रहा है। बोथ लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ द रूबिस्को, नहीं। बोथ लार्ज एंड स्मॉल नहीं। आगे क्या है, नहीं। The large subunit of the rubisco is chloroplast included, while the small subunit is nucleus included and imported into the chloroplast. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नहीं भूलना। ठीक है, अब समझो इस चीज को। Enzyme Rubisco, which functions in carbon fixation, has two types of subunits. Chloroplast encoded large subunit and nucleus included small subunit. Small subunits of Rubisco are synthesized in the cytoplasm and transported into the chloroplast where the enzyme is assembled. Important. ठीक है, ओके, चलो जी, एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल करो, कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल, ये सवाल करो। In a waterlogged system, a scientist discovered increased production of nitrogen gas along with decrease in nitrate concentration. Decrease in nitrate concentration. नाइट्रेट क्या होता है, NO3 माइनस होता है कि NO2 माइनस होता है? पहले तो यही बता दो, NO3 और NO2 में नाइट्रेट कौन सा है, नाइट्रेट कौन सा है, बताओ भाई।
डिक्रीज इन द नाइट्रेट कंसंट्रेशन, नाइट्रेट होता है NO3 माइनस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर, नाइट्रिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी कोई मतलब नहीं है। डीनाइट्रिफिकेशन पे बात आके रुकती है। यही प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, एसिमिलेटरी का कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट समझने से पहले ये वाला सवाल भी कर लो, कौन सा क्या करता है, ये बात देख लो। नाइट्रिफिकेशन क्या चीज है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, कौन क्या कराता है, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, अरे सी का तो 3 हो जाएगा ना यार, देवी तो बहुत सिंपल रखा है। डीनाइट्रिफिकेशन नहीं करवा देगा तो सी का 3 एक में दे रखा है, आगे बढ़ो, टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, समझो इस चीज को। देखो, अब बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। ये है नाइट्रेट, ठीक है, ये है नाइट्राइट, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। जब आपका नाइट्रेट जो है ऑर्गेनिक में चेंज हो रहा है, तो वो है आपका एसिमिलेटरी नाइट्रेट रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका नाइट्रोजन जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में चेंज हो रहा है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जब आपका अमोनिया और नाइट्रेट, NO2, नाइट्रेट नहीं सॉरी नाइट्राइट, जब आपका दोनों मिलके N2 और N2O बना रहे हैं, तो वो एमनॉक्स प्रोसेस है। क्या बनाया, NH4 प्लस और NO2 माइनस ने मिलकर क्या बना दिया, N2 बना दिया, एंड N2O बना दिया। ये एमनॉक्स प्रोसेस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, यहां अगर नाइट्रिफिकेशन हो रहा है तो ये डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जब अमोनिया में क्या हो रहा है, तो डिसिमिलेशन एंड मिनरलाइजेशन हो रहा है। और जब अमोनिया जो है वो नाइट्रेट की तरफ भाग रहा है तो नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, और नाइट्रेट जो है नाइट्रेट की तरफ भाग रहा है तो भी नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसको और अच्छे से समझते हैं। यहां से देखो, मैंने क्या कहा था, बहुत ध्यान से समझना है। ये देखिए, अमोनिया और नाइट्राइट आपका क्या बना रहा है, जब नाइट्रोजन बना रहा है, एमोनॉक्स बन रहा है, एमोनॉक्स बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा है। अमोनिया जब आपका नाइट्राइट में चेंज हो रहा है, नाइट्राइट, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया NR क्या काम कर रहे हैं, नाइट्राइट जब नाइट्रेट में चेंज हो रहा है तब भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, और जब नाइट्रेट नाइट्रोजन में चेंज हो रहा है तब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर्किया एंड फंगाई काम। ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्यों, क्यों याद रखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट से सवाल पूछा जा सकता है। ओके, आगे देखिए, नाइट्रेट आपका जा रहा है नाइट्राइट में, ठीक है,
नाइट्रेट रिडक्टेज क्यों है? क्योंकि सबस्ट्रेट के नाम पे एंजाइम का नॉमेनक्लेचर होता है। तो नाइट्रेट से नाइट्राइट बना, नाइट्राइट से अमोनिया बना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -3 है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लूज हुआ, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का लूज हुआ, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स का लूज हुआ। ये पूरी कहानी, ये पूरी रामायण आप सेल्फ रीड करेंगे। इट्स अगेन अ होम वर्क। ठीक है, आप ही को फायदा होगा, मुझे फायदा नहीं होगा। मैंने सब समझा दिया आपको। ये वाली रिएक्शन ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी में पूछी गई है, गेट में पूछी गई है और एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन है। ये गेट में भी पूछी गई है शायद एक बार, हो सकता है पहले पेपर में पूछी गई हो, पर पूछी गई है। ठीक है, तो दिस हैज बीन आस्क्ड। एक बार पढ़ लेंगे, याद रहेंगे। ओके, हम आते हैं अपनी फाइनल स्लाइड पर। थैंक यू स्लाइड, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। ठीक है, टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मुझसे 1 घंटा 15 मिनट से सुन रहे हैं। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर आपको ऐसे अपडेट्स चाहिए। क्यूरियस रहिए, नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। टिल देन टेक केयर, बाय। दो बातें, सबसे पहली बात, ऐसे और सेशंस आएंगे आने वाले टाइम में। एंड सेकंड, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड फॉल इन लव विद बायोलॉजी। यही मेरा मोटो है ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष पे। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।